फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक की डायरी से. बिफोर यू रीड, एनालिस मैरी मीन्स एनी फ्रैंक जून 12 जून 1929 February March 1945 means she would take birth on 12 June in February and would pass away in 1945. She was a German, means German lady, the citizen of Germany, born Jewish girl, but she was a Jewish, what is Jewish? Jew, Jew. ज्यू का मतलब होता है यहूदी. ये एक जाति है. वेस्टर्न कंट्रीज में जैसे क्रिश्चियन है और ज्यू है, यहूदी है. ज्यू से मतलब ज्यूइश. तो ज्यूइश को वेस्टर्न कंट्रीज में थोड़ा इंफीरियर कंसिडर किया जाता है. तो ज्यूइश थी. हु रोट, जिसने लिखा. वाइल इन हाइडिंग, जब वो छुपी हुई थी. विद हर फैमिली, अपने परिवार के साथ. एंड 4 फ्रेंड्स, उसके 4 दोस्तों के साथ. इन एम्स्टरडम एम्स्टरडैम एम्स्टरडैम नाम की जगह पर वो छुपी हुई थी. उसका परिवार था और उसके 4 दोस्त थे. ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड इन वर्ल्ड वॉर 2, जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने नीदरलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया था, यानी अपना उपनिवेश बना लिया था, या उस पर एकाधिकार कर लिया था. Her family had moved to Amsterdam after the Nazi gained power. उसका जो परिवार था वो एम्स्टर्डम चला गया था. आफ्टर नाजी गेंड पावर, जब नाजियों को शक्ति मिल गई. इन नीदरलैंड में, जब नीदरलैंड में नाजियों को शक्ति मिल गई या नाजी पावरफुल हो गए नीदरलैंड में, तो वह नीदरलैंड छोड़कर चले गए. एज प्रिकॉशंस अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड. और उस समय प्रिकॉशन यानी सुरक्षा, प्रोटेक्शन, ज्यूइश के विरुद्ध, ज्यूइश पॉपुलेशन के विरुद्ध इंक्रीज बढ़ गए. कहने का मतलब द लाइफ ऑफ द ज्यूइश सिटीजन्स वाज इन डेंजर. खतरे में था उनका जीवन. द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942. तो वह परिवार जो था वो छुपने के लिए चला गया या छुप गया 1942 में. इन हिडन रूम्स, छुपे हुए कमरों में, गुप्त कमरों में. इनर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग, यानी एनी फ्रैंक के जो पिताजी थे उनकी एक ऑफिस था ऑटो ऑटो फ्रैंक में, जिस बिल्डिंग का नाम था ऑटो फ्रैंक. वहाँ कुछ रूम्स थे जहाँ उसके पिता कार्य करते थे, तो वो लोग वहाँ छुप गए. आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल तक छुपे रहने के बाद, द ग्रुप वॉज बैटरेड. इन उनका जो ग्रुप था उसमें बैटरेड हो गया. बैटरे का मतलब होता है धोखेबाजी होना, चीटिंग कह सकते हैं. बैटरेड मीन्स चीट. डिसीव, धोखा देना. एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप, और ट्रांसपोर्ट हो गए, चले गए कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम की तरफ. वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफस,
उस समय एनी की मृत्यु हो गई टाइफस से इन बर्जन बेल्सन बर्जन बेल्सन में विदाउट डेज ऑफ हर सिस्टर, विदाउट डेज ऑफ हर सिस्टर, यानी उसकी सिस्टर के भी डेज पूरे नहीं हुए थे, उसके भीतर भीतर ही वह भी मर गई। मार्गोट फ्रैंक, हर फादर ओटो द ओनली सुपीरियर सुपरवर ऑफ द ग्रुप, सॉरी सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, यानी ग्रुप में से सर्वाइवर यानी वही जिंदा बचा। रिटर्न टू एम्स्टर्डम, जो एम्स्टर्डम आया आफ्टर द वार एंडेड, युद्ध समाप्त होने के बाद वही एक अकेला जो बचा था वो एम्स्टर्डम पहुंच पाया। टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, जब उनको ये पता लगा कि उसकी डायरी को बचा लिया गया, या उसकी डायरी बच गई थी, यानी फ्रैंक तो मर गई थी लेकिन उसकी डायरी मिल गई थी, यानी वो बच गई थी। कन्विंस्ड, प्रभावित होकर, दैट इट वाज ए यूनिक रिकॉर्ड, कि एक अद्भुत रिकॉर्ड था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रॉनिकल था। ही टुक एक्शन, उसने एक्शन लिया, टू हैव इट पब्लिश्ड, इसको प्रकाशित करवाने के लिए, इन इंग्लिश लैंग्वेज में, अंडर द नेम, एक टाइटल देकर द डायरी ऑफ ए यंगर, डायरी ऑफ ए यंगर नाम से उस डायरी को उसके पिता ने प्रकाशित करवा दिया, पब्लिश्ड करवा दिया। The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday. जो डायरी दी गई थी एनी फ्रैंक को, उसका 13वां जन्मदिन था, यानी जब एनी फ्रैंक 13 साल की थी उस समय उसको डायरी दी गई थी। एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ, क्रॉनिकल्स मीन्स वी कैन से हिस्ट्री, द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ, उसके जीवन की, फ्रॉम 12 जून 1942, 12 जून 1942 से अंटिल इट्स फाइनल एंट्री ऑफ 1 अगस्त 1944, 1944 से 1942 से 1944 तक कंप्लीट एंट्रियां थी, 2 साल की। इट वाज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेजेस, इसको, इन इस डायरी को ट्रांसलेट किया गया बहुत सारी भाषाओं में। ओरिजिनली इसकी भाषा जो थी वो थी डच, डच भाषा से अन्य भाषाओं में इसको ट्रांसलेट किया गया, and became one of the world's most widely read books, and it would become the unique book which had been read by the most of people of the world, संसार के अधिकतर लोगों ने उसको पढ़ा, ऐसी फेमस बुक बन गई। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, और इस पर बहुत सारी फिल्म्स भी बनाई गई हैं, टेलीविजन एंड थिएरेटिकल प्रोडक्शंस भी बनाए गए हैं, एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी, डायरी पर आधारित एक ओपेरा भी बना, मीन्स टू से सेवरल social and cultural devices had been used to publicize to the diary more and more large and wide in areas through various gadgets. Based on the diary, described as the word of a mature and insightful mind. Described, उसमें बताया गया है कि एक ऐसा कार्य है प्रकृति का, एंड इंसाइटफुल माइंड, अंदर के मस्तिष्क का। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ, यानी ये जो डायरी है डेली लाइफ का बिल्कुल एक इंटीमेट यानी बिल्कुल परफेक्ट एग्जामिनेशन
ऑब्जर्वेशन प्रदान करती है। अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, नाजी ऑक्यूपेशन के अंडर में, मीन्स अंडर द रूल ऑफ नाजी, while the Nazis were the rulers during that time, what were the experience, real experience of daily life could be found inside that diary. Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. यानी एनी फ्रैंक जो थी वो बन चुकी थी सबसे ज़्यादा जानी मानी और चर्चा का विषय होलोकॉस्ट विक्टिम्स के अंदर। यानी होलोकॉस्ट विक्टिम्स उनको कहा गया जो जर्मनी के द्वारा मोलेस्टेटेड किए गए उनके लिए, मतलब नीदरलैंड का जो ऑक्यूपेशन हुआ और उसके अंदर जो लोग पीड़ित हुए उनको होलोकॉस्ट विक्टिम्स कहा गया। तो उसमें से एनी फ्रैंक जो है ये द मोस्ट डिस्कस्ड लेडी बन चुकी थी। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. डायरी में कुछ लिखना वास्तव में एक अद्भुत अनुभूति है, जैसे कि मेरी। Not only because I have never written anything before. ना केवल इससे कि मैंने इससे पहले कुछ लिखा नहीं, but also because it seems to me that later on neither I nor else will be interested in the musing of a 13-year-old school girl. The writer would like to clear that she was not interested in writing just because after few years or days uh, the readers would just avoid her. यानी रीडर उसको अवॉइड कर देंगे या रीडर पढ़ेंगे नहीं उसको, या उसके 13 साल की उम्र की सोच के अंदर रुचि नहीं रखेंगे, ऐसा वो सोचती थी कि 13 साल के बच्चे क्या लिख सकती है और उसमें क्या ही रुचि दिखाएंगे लोग, ऐसा ये सोचती थी। ओ वेल इट डजेंट मैटर। वो कहती कि अच्छा ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचता है। ठीक 13 साल की लड़की है, 93 साल की, इससे एज का कोई फैक्टर नहीं है। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे तो राइटिंग पसंद थी या राइटिंग करना मैं फील करती थी। एंड आई हैव एन एवर ग्रेटर नीड, मुझे एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, यानी मेरे चेस्ट की यानी दिल की जितनी भी चीज़ें थी उनको मैं किसी को बताना चाहती थी, लिखना चाहती थी। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, पेपर में लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है। आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ दिस सेइंग, इस कहावत पर, ऑन वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों के व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैं थोड़ा हताशा महसूस कर रही थी, एंड वाज सिटिंग, और बैठी हुई थी एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स, यानी हाथ घर पर हाथ में ठुड्डी लेकर मैं बैठी हुई थी। उस समय विचार कर रही थी कि वास्तव में जो पेपर होता है उसमें लोगों से ज़्यादा धैर्य की क्षमता होती है, धैर्य रखने की स्थिति होती है। मतलब क्या है यहाँ पे, लोगों से ज़्यादा पेपर में धैर्य होता है। कहने का मतलब यह है, इफ़ यू विल discuss your views together any living person, then he will be annoyed, but not the paper, but not the diary. लेखिका ये कहना चाहती है कि अगर किसी व्यक्ति से अपनी दिल की बात कहोगे तो वो उग्र हो सकता है, लेकिन एक डायरी कभी उग्र नहीं होगी।
जिसको तुम अपने दिल की बात बता रहे हो। बोर्ड एंड लिस्टलेस। मैं बहुत बोर हो गई थी, उब गई थी, लिस्टलेस थी। शी डिड नॉट नो व्हाट शुड बी डन। क्या किया जाना चाहिए, क्या करे, कोई आइडियाज नहीं थे। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट। उसको ये भी आश्चर्य था कि वो बाहर जाए या वहीं बैठी रहे, क्या करे। आई फाइनली स्टेड। और अंत में मैं वहीं ठहर गई। वेयर आई वॉज, जहाँ पर मैं ब्रूडिंग कर रही थी, रह रही थी। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस। पेपर के पास बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड। और मैं ऐसी कोई योजना नहीं कर रही हूँ कि कोई दूसरा व्यक्ति इसको पढ़े, मेरी डायरी को। दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक, ये बहुत ही सख्त बैग्ड नोटबुक है, नहीं उसके बैकग्राउंड की या उसके बारे में जिसे कह सकते हैं रियल है। ग्रैंडली रेफर्ड टू एज ए डायरी, जिसको उसने विस्तृत रूप से डायरी कहा है। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, अगर मुझे वास्तविक फ्रेंड नहीं मिल रहा है तो। कहने का मतलब है कि डायरी उसकी एक वास्तविक फ्रेंड है। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, संभवतः इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। कहने का मतलब देयर इज नॉट एनी डिफरेंस बिटवीन ए फ्रेंड एंड डायरी। Miss Diary has been introduced here at the place of friend. Friend means associate, means allies, crew, chums. Uh, these are the synonyms. Diary has been introduced equal to the friend. We can share to the diary as much as we can just share to our friends. जितना हम शेयर फ्रेंड से कर सकते हैं, दोस्तों से कह सकते हैं, बिल्कुल उतना हम डायरी में भी लिख सकते हैं। यानी डायरी पर इतना हम ट्रस्ट कर सकते हैं। Now I'm back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. चलो हम वापस उस टॉपिक पर विचार करते हैं जिस पर कि हम ये कह सकें कि सबसे पहले उसने डायरी को रखना क्यों शुरू किया, डायरी रखने के लिए किस चीज़ ने उसको उकसाया। प्रॉम्प्टेड यानी एनकरेज्ड। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरे कोई दोस्त नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मुझे इस बात को और अधिक स्पष्ट करने दो। सिंस नो वन विल बिलीव, कोई भी विश्वास नहीं करेगा, दैट अ 13 ईयर ओल्ड गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कि एक 13 साल की लड़की जो है वो पूर्ण रूप से अकेली है इस संसार में। इस बात पर आसानी से कोई लोग विश्वास नहीं करेंगे। एंड आई एम नॉट, आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड 16 ईयर ऑफ ओल्ड सिस्टर। यानी ये कह रही है कि मैं कोई अनाथ नहीं हूँ। आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ, अकेली नहीं हूँ। मीन्स शी हैज ए फैमिली। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे प्यार करने वाले माता पिता हैं। एंड 16 ईयर ओल्ड सिस्टर, 16 साल की एक बहन है। एंड देर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और लगभग 13 लोग ऐसे हैं जिनको मैं फ्रेंड कह सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, मेरी एक फैमिली है। लविंग आंट्स, प्यार करने वाली चाचियाँ हैं। एंड ए गुड होम, एक अच्छा घर है। मीन्स शी हैज ए कंप्लीट वाइड जॉइंट फैमिली। नो, नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग। सरफेस यानी ऊपर से, बाहर से। आई इट आई सीम टू हैव एवरीथिंग, मुझे ऐसे लगता है कि मेरे पास सब कुछ है। एक्सटर्नली शी हैज ऑल द फैसिलिटीज ऑफ द सोसाइटी, यानी बाहर से सामाजिक सारी सुविधाएं उसके पास उपलब्ध है। एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड,
केवल एक सच्चे दोस्त के अलावा। यानी वैसे सब कुछ है उसके पास, लेकिन एक सच्चा दोस्त नहीं है। All I think about when I'm with friends as I have a good time. All I think about when I'm with friend, यानी जो कुछ मैं सोचती हूँ, I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. यानी जब मैं फ्रेंड्स के साथ रहती हूँ तो मुझे अच्छा समय गुजारती हूँ मेरा। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग, मैं किसी चीज़ पर ज़्यादा बातचीत नहीं करती, बट ऑर्डनरी एवरीडे थिंग्स, केवल ऑर्डनरी जो प्रतिदिन की क्रियाएं होती है केवल उसी के बारे में। मीन्स शी वुड लाइक टू क्लियर दैट शी डिड नॉट राइट एनी पर्टिकुलर एक्टिविटी, but she would write just only the daily routine work which had been done during the lifetime। यानी जीवन काल में जो रोजमर्रा की बातें होती वही लिखी उसने डायरी के अंदर, और कोई विशेष सब्जेक्ट पर उसने चर्चा नहीं की। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड इज हैविंग ए गुड टाइम, आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग। ऑल आई थिंक, जो कुछ मैं सोचती हूँ, अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स, यानी जब मैं दोस्तों के साथ होती हूँ उस समय जो कुछ मैं सोचती हूँ, इज हैविंग ए गुड टाइम, एक अच्छा समय होता है मेरे लिए। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग, मैं और किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करती हूँ, बट ऑर्डिनरी एवरीथिंग्स वी डोंट टू सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा क्लोज नहीं जा सकते, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम है। मे इट इज़ माई फॉल्ट, ये मेरा फॉल्ट हो सकता है, दैट वी डोंट कॉन्फाइंड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे में विश्वास नहीं करते हैं। यानी लेखिका ये कह रही है कि डायरी और मैं जो है हमारे अंदर एक कमी ये है कि हम एक दूसरे पर पूरा विश्वास नहीं करते हैं, और हो सकता है ये मेरा फॉल्ट है। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कॉन्फाइंड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, मेरा फॉल्ट हो सकता है। कहने का मतलब लेखिका ये सोच रही है कि मैं शायद डायरी पर पूरा विश्वास नहीं कर रही हूँ। इन एनी केस दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर, किसी भी मामले में चीज़ें कैसी है, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और बदकिस्मती से वो बदल नहीं सकती जो सिचुएशंस हैं। दिस इज वाई आई स्टार्टेड द डायरी, इसीलिए मैंने डायरी लिखना शुरू किया। यानी जीवन की परिस्थितियां हैं वो बदलती नहीं है, जल्दी नहीं बदलती है, बहुत लंबे समय तक चलती है, तो उन परिस्थितियों के साथ में उसने एक दोस्त बना लिया, डायरी लिखना शुरू किया। टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, to enhance means to enlarge the image means quality structure of this long awaited friend, इस काफ़ी लंबे समय से जिस फ्रेंड की हम इंतज़ार कर रहे हैं उसकी इन माई इमेजिनेशन, जो मेरी कल्पनाओं में है। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स, मैं जो फैक्ट्स है उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहते इन दिस डायरी, द वे मोस्ट पीपल वुड डू, इन्हें अधिकतर लोग जो करना चाहते हैं डायरी का प्रयोग या कुछ ऐसा कुछ लिखते हैं, ऐसा मैंने नहीं किया है। बट आई वॉन्ट टू द डायरी टू बी माई फ्रेंड, केवल मैं तो ये चाहती हूँ कि डायरी मेरी दोस्त बन जाए, एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इसको किटी के नाम से कह सकती हूँ या किटी के नाम से पुकार सकती हूँ। यानी ऑथरेस जो है उन्होंने डायरी को एक नाम दे दिया, किटी, यानी ये फ्रेंड है उसकी नाम रख दिया। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ माई स्टोरीज ऑफ किटी,
जब से कि कोई समझ नहीं पाए एक शब्द भी मेरी कहानियों को, जो कि किट्टी के साथ हुई। इफ आई वर टू प्लंग राइट इन, अगर मैं सीधी उसमें डूब जाती, प्लंग का मतलब तो कूद जाना, डाइव, आई वुड बी, इट वुड बी बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, यानी मैं उस डायरी में पूरी की पूरी कूद जाऊं या उसकी बात करूं, उससे पहले मैं मेरे जीवन का कुछ छोटा मोटा स्केच, लाइफ स्केच तुम्हें देना चाहती हूँ। स्केच का मतलब होता है चित्र, जीवन चित्र बताना चाहती है। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, चूंकि मैं करना नहीं चाहती, वो ये अ, बताना चाहती है अपने लाइफ स्केच के बारे में। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर, मेरे पिता एक बहुत ही सम्माननीय पूजनीय व्यक्ति थे। एडोरेबल, आदरणीय, रेस्पेक्टेड। आई हैव एवर सीन, जैसे मैंने कभी देखे। डिडेंट मैरी माई मदर, उन्होंने मेरी माँ से शादी नहीं की थी अनटिल ही वॉज 36, जब तक वो 36 के नहीं हो गए थे। एंड शी वॉज 25, और वो 25 की नहीं हो गई थी। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट, मेरी सिस्टर मार्गोट का जन्म फ्रैंकफर्ट में हुआ, जर्मनी, जो कि जर्मनी में है, इन 1926। 1926 में उसकी सिस्टर मार्गोट का जन्म हुआ। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और मेरा जन्म 12 जून 1919 को हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट, मैं फ्रैंकफर्ट में रही अंटिल आई वाज 4, जब तक मैं 4 साल की थी। माय फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड, और मेरे पिता जो थे वो एमिग्रेट हो गए हॉलैंड में इन 1933, यानी 1933 में वो हॉलैंड चले गए थे। माय मदर एडिथ होल्डर फ्रैंक, और उसकी माँ एडिथ होल्डर फ्रैंक जो थी, वेंट विद हिम टू हॉलैंड, वो उनके साथ हॉलैंड चली गई थी सितंबर में। while मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एचेन टू स्टे विद आवर ग्रैंडफादर, और मुझे और मेरी बहन को एचेन भेज दिया गया था अपने ग्रैंडफादर के साथ रहने के लिए। इन माता पिता अलग, और इन दोनों बहनों को अलग रख दिया गया था दादाजी के साथ। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गोट दिसंबर में हॉलैंड गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं भी फिर फरवरी में उसी के पीछे पीछे चली गई। व्हेन आई वॉज प्लंग्ड डाउन टू द टेबल, जब मुझे प्लंग्ड डाउन किया गया टेबल पर एज ए प्रेजेंट बर्थडे प्रेजेंट के लिए फॉर मार्गोट, मार्गोट के लिए। प्लंग्ड डाउन का मतलब एन इनफॉर्मल वर्ड पुट डाउन इन कैजुअल वे, यानी कैजुअल वे में बोल सकते हैं कि भाई रखना। आई वॉज प्लंग्ड ऑन द टेबल एज ए बर्थडे, यानी मुझे बर्थडे टेबल पर बैठा दिया गया और उसके सामने प्रेजेंट प्रस्तुत किया गया एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, मार्गोट के लिए बर्थडे प्रेजेंट प्रस्तुत किया गया। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, मैं उस समय मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में थी। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, और 6 साल तक मैं वहीं रही उस स्कूल में, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में। at which time I started in the first form. In the sixth form of my teacher was Mrs. Cooperus, और उस समय मेरी टीचर मिसेस कुपरस थी। द हेड मिस्ट्रेस एट द एंड ऑफ द ईयर, और वर्ष के अंत में वी वर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों के आंखों में आंसू थे। एज वी सैड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, जब उन्हें हमने हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल कहा, यानी जब उसने उस स्कूल को छोड़ा तो उस समय टीचर और जो हेडमिस्ट्रेस थी, उनकी जो विदाई का जो सीन था, उस समय उनकी आंखों में आंसू थे। क्लियर। इन द समर ऑफ 1941 ग्रांडमा फेल इल, 1941 की जब गर्मियाँ थी उस समय उसकी ग्रांडमा बीमार पड़ गई। हैड एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, उनको फिर एक ऑपरेशन कराना पड़ा।
सो माई बर्थडे पास्ड, इसलिए मेरा जन्मदिन जो था वो गुजर गया विद लिटिल सेलिब्रेशन, एक छोटे से सेलिब्रेशन में उसके जन्मदिन को मना लिया गया, क्योंकि ग्रांडमा बीमार हो गई थी, इसलिए ज़्यादा बड़ा कोई ओकेजन नहीं किया गया, थोड़े में ही उसको संभाल लिया गया। ग्रांडमा डाइड इन जनवरी 1942, यानी यहाँ एनी हैथवे जो है, इस समय अपनी दोस्त से बातें कर रही है, किटी से बातें हो रही है। These are the points of negotiation between Kitty and Annie Frank. एनी फ्रैंक और किटी के बीच में ये बातें हो रही है। वो बता रही है कि गर्मियों में 1941 में दादी बीमार पड़ गई और मैं उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा, इसलिए मेरा जन्मदिन ऐसे ही गुजर गया, छोटा सा कोई सेलिब्रेशन हुआ। फिर ग्रांडमा मर गई जनवरी 1942 में। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, ये बात कोई नहीं जानता कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ और मैं आज भी उनको प्रेम करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the other, 1942 का जो जन्मदिन था उसका एक अलग ही इरादा था, टू मेकअप उसको मनाने का, फॉर द अदर किसी दूसरे लेवल पर, एंड ग्रांडमास कैंडल वाज लेट अलोंग विद द रेस्ट, और बाकी का जो था उसके साथ ग्रांडमा के कैंडल जलाना जरूरी था। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, हम चारों जो थे आज भी अच्छा सा कार्य कर रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, और यह बात आज मुझे 20 जून 1942 के दिन आज भी तरोताज़ा रखता है। एंड द सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और मेरी डायरी के लिए ये एक पवित्र समर्पण है। डेडिकेशन, समर्पण, सोलेमन यानी ऑनेस्ट, बिल्कुल सच्चा डायरी के प्रति। डियरेस्ट किटी, डियर, डियर, डियर का मतलब प्रिय, और डियर का मतलब महंगा भी होता है। महंगा, माय डियर, डियर इज वेरी डियर, माय डियर, डियर इज वेरी डियर, मेरा प्रिय हिरण बहुत महंगा है। डियरेस्ट सबसे प्यारा, डियरेस्ट सबसे महंगा, ऐसा हम बोल सकते। तो यहाँ डियर का मतलब प्यारे से अर्थ लगा रहे हैं, और जो प्यारा होता है वो ही सबसे महंगा होता है। Our entire class is quaking in its boots, हमारी पूरी क्लास जो थी इन क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, यानी क्वैकिंग इन बूट्स का मतलब होता है शेकिंग विद फियर एंड नर्वसनेस, यानी पूरी क्लास जो थी वो कांप रही थी। क्वैकिंग इन इट्स बूट्स ये एक फ्रेजल वर्ब है, और इसका मतलब है शेकिंग विद फियर, शेकिंग विद टेरर, हॉरर एंड नर्वसनेस, व्हाट वुड हैपन। The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teacher decide who will move up to the next form and who will be kept back. कारण ये था वास्तव में is the forthcoming meeting, कि वास्तव में आगे आने वाली जो मीटिंग थी, in which जिसमें the teachers decide, अध्यापकों को डिसाइड करना था, who will move up द नेक्स्ट फॉर्म, कि अगले फॉर्म से आगे कौन बढ़ेगा, एंड हु विल बी बैक, और किसको पीछे बिठाया जाएगा।
हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधी क्लास उस बारे में शर्त लगाए बैठी हुई थी कि किसको आगे बिठाया जाएगा, किसको पीछे बिठाया जाएगा। इस बारे में काफी नर्वसनेस थी कि क्या होगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधी क्लास उस पर बैट लगा रही थी उस समय। जीएन एंड आई लाफ और सेल्फ सिली, जीएन और मैं भी हंस रही थी अपने आप में, सिली बड़े मूर्खतापूर्ण तरीके से, एट द टू बॉयज, उन दो लड़कों पर, बिहाइंड अस जो हमारे पीछे बैठे हुए, सीएन एंड जैकस, हु हैव स्टेक देयर एंटायर हॉलीडे, जिन्होंने अपना पूरा हॉलीडे स्टेक कर दिया था, यानी एक ही जगह बैठे हुए थे या बर्बाद कर दिया था, सेविंग ऑन देयर बैट, उनकी बैट पर, यानी उन्होंने उन्होंने जो शर्त लगा रखी थी उसी पर उन्होंने अपना हॉलीडे खर्च कर दिया था। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से शाम तक, इट इज यू आर गोइंग टू पास, अगर तुम पास हो रही हो, आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट, इवन pleading glance and my angry outburst can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creature on earth. I'm not so worried about my friends and myself. We will make it the only subject I'm sure about, its maths anyway. We will, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not the lost heart. Means these are only the general talking which are generally asked and uh, done between among or among the friends, means the classmates. Which subject will be taught by the teacher and what will be the queries, they just talk about these things, यानी केवल उस बारे में बातचीत की कि किस तरह से क्या हुआ क्लास के अंदर। नो आई एम नॉट, यस यू आर, इस तरह से बातें कोई फ्रेंड सर्कल में होती है, बिल्कुल ऐसे चले। आई गेट ओनली प्रीटी वेल with all my teachers. I get along pretty well with all my teachers, यानी मेरे सभी टीचर्स के साथ बिल्कुल अच्छे संबंध रहे हैं। देयर आर 9 ऑफ देम, 9 अध्यापक थे। 9 ऑफ देम, 7 men and 2 women, 7 तो आदमी थे, 2 महिलाएं थी। मिस्टर केसिंग द ओल्ड फॉगी, मिस्टर केसिंग जो थे एक बहुत ही ओल्ड फॉगी थे। ओल्ड फॉगी का मतलब ओल्ड फैशन पर्सन, यानी पुराने जमाने के आदमी। हु टीचर्स मैथ, जो गणित पढ़ाते थे। वाज एन ओल्ड, वो नाराज रहते थे विद बी, मुझसे, फॉर एजेज, कई युगों युगों से, यानी वो मुझसे कई युगों युगों से नाराज थे। मैथ्स के जो टीचर थे मिस्टर के सिंह। क्यों नाराज थे, ये अपनी बातें बता रही है। बिकॉज आई टॉक सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती थी, इसलिए नाराज थे वो। आफ्टर सेवरल वार्निंग, कई चेतावनियों के बाद में भी, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, वे मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते थे, यानी मुझे बहुत चेतावनियाँ भी देते थे और फिर एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते। एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, उन्हें एक ऐसे विषय पर उसको ऐसे लिखने के लिए दे दिया, ए चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स पर एक निबंध लिख के लाओ। चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स का मतलब क्या होता है? टॉकेटिव पर्सन हु जस्ट टॉक मोर एंड मोर एंड मोर, दैट कैन बी कॉल्ड चैटर बॉक्स। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, इस पर तुम क्या लिख सकती हो? इट वुड वरी अबाउट द लेटर, आई डिसाइडेड
I jot down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. उस समय मैंने सोचा कि मुझे इसको मोड़ कर केवल अपने बैग के अंदर रख लेना चाहिए, नोटबुक के अंदर, और शांति से बैठ जाना चाहिए. That evening, after I would finish the rest of my homework, उस शाम को मेरा बाकी का होमवर्क करने के बाद, then note about the essay, फिर उस ऐसे के बारे में उसने सोचा जो नोट में लगा हुआ था, caught my eye, मेरी दृष्टि के सामने आया. I began thinking about the subject, मैं सब्जेक्ट के बारे में सोचने लगी. while chewing the tip of my fountain pen, जब मैं मेरे फाउंटेन पेन की टिप को चबा रही थी. Anyone could ramble on and leave big space between the words. Anyone, कोई भी व्यक्ति, could ramble on, ramble on का मतलब talk or write aimlessly, बातचीत करे लिखे बिना किसी एम के, कुछ भी और लंबे समय तक, उसको रैम्बल ऑन बोलते हैं. बोलते जाओ, लिखते जाओ, कुछ भी. Not related to the subject, but just write on, whatever it may be. Anyone could ramble on and leave big spaces. कोई भी कुछ भी लिख सकता है और बड़े बड़े स्पेस छोड़ देता है शब्दों के बीच में. But the trick was to come up with convincing argument. लेकिन convincing argument की जो ट्रिक होती है, जो कला होती है, to prove the necessity of talking, ये सिद्ध करती है बातचीत की अनिवार्यता को कि बातचीत होनी चाहिए. I thought and thought, मैं सोचती गई and suddenly I had an idea, अचानक मुझे एक विचार आया. I wrote the 3 pages Mr. Casing had assigned me. मुझे 3 पेज लिखने थे जो मिस्टर केसिंग ने मुझे लिखने के लिए दिए थे. and was satisfied, और वो satisfied हो गए थे. मिस्टर केसिंग ने जो उसको पनिशमेंट के रूप में वर्क दिया था वो उसने किया. I argued that talking is a student's trait. मैंने तर्क दिया कि बातचीत करना तो एक स्टूडेंट का ट्रेट है, यानी उसका एक फैशन है, एक नेचर है. एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, उसको मेरे अंडर कंट्रोल करने की मैंने पूरी कोशिश की. बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, लेकिन मैं मेरा खुद का इलाज करने में कभी सफल हुई नहीं. ऑफ द हैबिट, उस हैबिट का जो कि ज़्यादा बोलने वाली थी. सिंस माई फादर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, मेरे पिताजी भी बहुत बात करते थे इसलिए मैंने भी की. आई डिड इफ नॉट मोर, एंड दैट देर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, यानी उसके पिताजी बहुत ज़्यादा बात करते थे इसलिए उसने बहुत ज़्यादा बात की. तो वो कहना चाह रही कि एक हेरिडेटरी है, इनहेरिटेंसी है, इनहर्टेड होती है, यानी ये विरासत में मिली हुई चीज़ होती है, बात है जो चलती रहती है, पैटर्नल होती है, तो इसको बदला नहीं जा सकता. मिस्टर केसिंग, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें ज़्यादा बोलना जन्मजात गुण था. मिस्टर केसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, जो मैंने तर्क दिए उस पर मिस्टर केसिंग जो थे बहुत हंसे. बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जब नेक्स्ट लेसन से मैंने मेरा तरीका बताया बात करने का, ही असाइंड मी ए सेकंड ऐसे, उसने मुझे दूसरा ऐसे दे दिया. दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिगेबल, उस पर यह बताया गया था कि इनकॉरिगेबल क्या है. इनकॉरिगेबल क्या है? समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी कोई ऐसी चीज या ऐसा व्यक्ति जिसको ठीक नहीं किया जा सकता. यूजुअली अ बैड क्वालिटी, या अक्सर जो बुरी क्वालिटी का होता है. इनकॉरिगेबल का मतलब होता है जिसको सुधारा नहीं जा सकता है, उसकी नस्ल खराब है, उसको ठीक नहीं किया जा सकता, उसके लिए वर्ड है इनकॉरिगेबल. ऐसा वो सोचता था कि भाई ये लड़की नहीं सुधर सकती, चैटर बॉक्स है. आई हैंडेड इट इन
and Mr. Casing had nothing to complain about for two whole lessons. और ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने कंप्लेन और की, 2 लेसन और दे दिए उसको करने के लिए. However, during the third lesson, he would finally had enough. थर्ड लेसन के दौरान आते आते पर्याप्त हो चुका था उनका. एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास. एनी फ्रैंक के लिए पनिशमेंट के रूप में क्लास में बात करने के लिए वो ये था, राइट एन ऐसे एंटाइटल्ड क्वैक 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 क्वैक, यानी क्वैक 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 शब्द पर उसको एक निबंध लिखना है. सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. चैटरबॉक्स मिस्ट्रेस को कहा गया कि तुम्हें क्वैक 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 पर निबंध लिखना है, ये काम करना है. द क्लास रोड. क्लास इस बात पर रोर करने लगी. रोर करने का मतलब दहाड़ना, जोर जोर से एक्सक्लेम करना, लाउडली. जोर से हुटिंग करने लग गए लड़के. आई हैड टू लाफ टू. मैं भी हंसी. दाउ इट वुड नियरली एग्जस्टेड माई इंजेनिटी ऑन द टॉपिक. इनजेन्युइनिटी को उस टॉपिक पर, मतलब ओरिजिनलिटी या इन्विटेव इन्वेंटिवनेस, यानी उसकी उदारता या ओरिजिनलिटी ये थी. आई हैड टू लव टू दाउ आई वुड नियरली एग्जस्टेड माई इनजेन्युइटी ऑन द टॉपिक. उस टॉपिक पर मेरी वास्तविकता, सच्चाई ऑफ चैटरबॉक्स पर, यानी चैटरबॉक्स वो क्यों थी, क्यों ज़्यादा बोल रही थी, उसके जेनेटिक प्रॉब्लम थी, इस बारे में उसने ये बात बताई. क्योंकि उसके पिताजी भी बहुत ज़्यादा बोलते थे, इसलिए उसने भी उसमें बताया कि शी वॉज नॉट जस्ट ट्राइंग, शी हैड नॉट द इंटेंशन टू criticize or just hoot to Mr. Casing, but it was her genetic problem. यानी वो केसिंग को परेशान नहीं करना चाहती थी, कि एक जेनेटिक प्रॉब्लम ही थी उसके ज़्यादा बोलने की, इसलिए ज़्यादा बोलती थी बेचारी. इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स. अब कोई अन्य चीज़ पर बात करने का समय था. समथिंग ओरिजिनल, कुछ वास्तविक. माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड के बारे में. सैन, हु इज अ गुड एट पोइट्री. एक सैन नाम की उसका फ्रेंड था जो पोइट्री में बहुत अच्छा था. ऑफर टू हेल्प मी राइट द ऐसे. ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट द ऐसे, यानी जो ऐसे मुझे लिखने के लिए मिला था उसमें उसने मदद की. फ्रॉम बिगिनिंग, शुरू से, टू एंड, अंत तक, इन वर्स, एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय. उसके वर्स के अंदर, यानी उसकी एक रेमिंग स्कीम बनाने के लिए उसके पोइम्स के अंदर, और उस वो खुशी से कूद पड़ी. मिस्टर केसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जॉक ऑन मी. मिस्टर केसिंग मुझ पर जॉक मारने की कोशिश कर रहे थे विद हिज रेडिकुलस ऑब्जेक्ट, अपने बहुत ही भद्दे तरीके से सब्जेक्ट से. बट आई वुड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम. लेकिन मुझे पक्का पता था कि वो जोक मुझ पर नहीं, वो उन पर ही था. ऐसी बातें चल रही थी. आई फिनिश्ड माई पोएम. मैंने मेरी पोएम पूरी की. एंड इट वाज ब्यूटीफुल. ये बहुत ब्यूटीफुल थी. इट वाज अबाउट ए मदर डक. ये मदर डक के बारे में थी. एंड ए फादर स्वान, और फादर स्वान के बारे में. ये 3 बेबी डकलिंग, जिनके 3 डकलिंग छोटे बच्चे थे. डक के बच्चे को डकलिंग बोलते हैं. हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर. उसके फादर ने उसको पीट पीट के मार दिया था उन डकलिंग्स को. बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि वो ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे. ऐसा इसने एनी फ्रैंक ने लिखा. चैटर बॉक्स पर जो उसको क्वैक 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 पर निबंध लिखने के लिए दिया था, उसमें इसने ऐसा बताया.
लकीली मिस्टर केसिंग टुक द जॉक द राइट वे। वास्तव में सच्चे अर्थों में सीधे तरीके से मिस्टर केसिंग उस बात को ले गए। ही रीड द पोएम टू द क्लास। उसने वो क्लास में पोएम पढ़कर बताई। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, उसके साथ में खुद के भी कमेंट्स उन्होंने डाले। एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और अन्य क्लासेस के बारे में भी उसने बताया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, तब से मुझे बात करने की इजाज़त दे दी गई। एंड हैवेंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, उसके बाद मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं मिला। ऑन द कॉन्ट्ररी मिस्टर केसिंग ऑलवेज मेकिंग जॉक्स दिस डेज। केवल तर्क वितर्क में ये आया कि मिस्टर केसिंग इन दिनों आजकल जॉक्स ज़्यादा मारते हैं। योर्स एनी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल विद स्लाइट एडप्शन। यानी ये जो हमने पढ़ा इस चैप्टर में, इस चैप्टर में एक लड़की की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी हमने, जिसमें वो बताना चाहती है कि एक एंटी सिचुएशन लाइफ टाइम के दौरान किस तरह से अपने आप को बूस्ट अप करके किस तरह से जीवन जिया जा सकता है। एक काल्पनिक फ्रेंड बना के एक इंफॉर्मेटिव तरीके से जीवन जिया जा सकता है। यहाँ प्रश्न बन सकता है, व्हाट मैसेज is given in this chapter? What message is given in this chapter? इस चैप्टर में क्या मैसेज दिया गया है, क्या कहना चाहता है, क्यों ये चैप्टर इंक्लूड किया? डायरी लिखने का। इसमें यही बताया गया है कि अधिकतर ये सोचेंगे अपने जनरली विचार व्यक्त किए। इट वॉज जस्ट द वे ऑफ रिमेनिंग अलाइव, बिकॉज विदाउट फ्रेंड ए मैन कैन नॉट रिमेन अलाइव। क्या मैसेज है? In this chapter, the author provides an important message that making yourself active, you can fight against fight against the complications. Just like making just like making an imaginary friend and remain busy in talking. इस चैप्टर में ऑथर प्रोवाइड करता है एक इम्पोर्टेंट संदेश, दैट मेकिंग योर सेल्फ एक्टिव, कि अपने आप को सजग रखा जाए। यह सजग रखकर यू कैन फाइट अगेंस्ट द कॉम्प्लिकेशंस, तुम परेशानियों के विरुद्ध लड़ सकते हो। जस्ट लाइक मेकिंग एन इमेजरी फ्रेंड, जैसे कि एक काल्पनिक दोस्त बनाकर, एंड
रिमेन बिजी इन टॉकिंग, उसके साथ बातें करने में व्यस्त रहकर। इस तरह से यहाँ समझाया गया कि किस तरह से ये एक डायरी की बदौलत या इसके साथ में रहकर एक किस तरह से काल्पनिक दोस्त बनाकर किस तरह से अपना वक्त गुजार कर जिंदा रही। ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति को बंद कर दिया जाए तो व्यक्ति एंटी थॉट्स में आके कुछ भी कर सकता है। आई बात समझ में? तो ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, याद करना इसको।